नमस्कार सभी प्रिय मित्रों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए प्रिय मित्रों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था आईपी पावलोव के बारे में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे और समझते हुए पढ़ते हुए वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत। सचिन जी, गीतांजलि, पूनम, चलिए एक बार प्रॉपर ये भी बता दीजिएगा कि क्लास में आवाज़ प्रॉपर है और प्रॉपर आपको दिखाई भी दे रहा है। एक बार फटाफट कंफर्म कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया आईपी पावलोव की लर्निंग थ्योरीज में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जहां पर आज आईपी पावलोव के सिद्धांत की बात करेंगे। तो इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। रूसी शरीर शास्त्री, शरीर विज्ञानी या फिर चिकित्सा शास्त्री के नाम से इन्हें जाना जाता है। पावलोव ने शरीर की पाचन क्रिया का बहुत अच्छा विशद विवेचन किया। किसी भी प्राणी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसे प्रोसेस करता है, क्या उसका वर्क होता है, कैसे वो काम करता है, उसका इन्होंने सारी दुनिया के सामने ये रखा, लोगों को बताया। इसी आधार पर इनको 1904 में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राइज, नोबेल प्राइज मिल गया। कौन सा प्राइज मिला माय डियर? ओके, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए विद इन सेकंड आते हैं हम। यस माय डियर्स, ओके, ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर आईपी पावलोव के कॉन्सेप्ट को जब सीख रहे थे, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब हम जितने भी बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, उनमें सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है, दैट इज स्टिमुलस। उद्दीपक क्या है? तो मैंने आपको उद्दीपक के बारे में सब कुछ समझाया। उद्दीपक दुनिया में दो ही तरह के होते हैं। एक होता है स्वाभाविक नेचुरल स्टिमुलस, दूसरा होता है अस्वाभाविक अननेचुरल स्टिमुलस, जिसमें जीव के लिए दिए जाने वाला समान प्रकृति वाला उद्दीपक जो होता है, निश्चित तौर पर, जैसे भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक उद्दीपक में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिस चीज़ की नीड है, जिसकी ज़रूरत है, और वो आपको ज़रूरत के अनुसार अगर दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए नेचुरल स्टिमुलस है, स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। लेकिन जिसकी आपको नीड नहीं है, उसके बावजूद भी आपको दिया जाए, वो अननेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी। तो जीव के लिए दिया जाने वाला असमान प्रकृति का उद्दीपक निश्चित तौर पर अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। फिर हम लोगों ने व्यवहारवाद के बारे में बात की। याद रखना, भूलना नहीं है पूरी लाइफ, जिंदगी भर, कि व्यवहारवाद में, यानी जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, चाहे वो थॉर्नडाइक पढ़ रहे हों या पावलोव पढ़ रहे हों या फिर हम लोग स्किनर, हल या जर्ड टर्मन पढ़ रहे हों, आप किसी को भी पढ़ लीजिएगा, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों में दो बातें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होगा उद्दीपक, और उस उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया या प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर व्यवहारवाद कहलाती है। याद रखना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रतिक्रिया, फिर मैंने बताया आपको रिस्पॉन्स क्या है। जब कोई भी क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति या उससे प्रभावित होकर घटित होती हो, वो
प्रतिक्रिया कहलाती है। यानी जब आप किसी प्यासे व्यक्ति को, प्राणी को, पशु को जब पानी पिलाते हो तो निश्चित तौर पर उस पानी के प्रति होने वाली उस प्यास की अनुक्रिया जो है 100% वो प्रतिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको भी रिस्पॉन्स कह देते हैं, उसको भी रिस्पॉन्स कह देते हैं। अब अनुक्रिया क्या है? जब कोई कार्य अथवा क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक से प्रभावित होकर घटित होता हो, अनुक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने बताया पावलव के अनुप्रयोग में, पावलव के एक्सपेरिमेंट में कुत्ते द्वारा भोजन के प्रति लार गिराना, वो तो प्रतिक्रिया है, लेकिन घंटी के प्रति लार गिराने की अनुक्रिया करना अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अनुक्रिया। बिल्कुल जी, सभी का स्वागत है। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा, इस सिद्धांत की बात कर रहे थे, इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अब अनुकूलित अनुक्रिया क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होने लग जाए, यानी कहने का अभिप्राय जो काम भोजन दिखाई देने पर एक भूखे प्राणी के द्वारा किया जा रहा था, वही काम अगर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने लगे तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया नाम दिया जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना। सभी का स्वागत है। उसके बाद संबद्ध प्रति प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसे कहा जाता है एस टाइप थ्योरी, क्योंकि एस फॉर स्टिमुलस है ना, इसका मतलब होता है स्टिमुलस ओरिएंटेड। क्या होता है? स्टिमुलस ओरिएंटेड होता है। याद रखना, चूंकि स्टिमुलस ओरिएंटेड है इसीलिए एस टाइप है। अनुबंधन का मतलब हम पढ़ेंगे, जानेंगे और भी समझेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हुआ करती थी, उसके साथ अनुबंधन कर लेना। यानी कुत्ता, जब पावलव का डॉग है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो भोजन के दिखाई देने पर तो लार गिराता है, लेकिन चूंकि भोजन के साथ घंटी की आवाज का आना, फिर वह केवल घंटी की आवाज पर भी क्या करता है? लार गिराता है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को अनुबंधन कहते हैं। अभी पूरा समझेंगे जैसे प्रयोग आएगा, है ना। तो ये नाम दिए हमने। अनानुबंधन भोजन का नाम होता है। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर जैसा स्टिमुलस वैसी अनुक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी इसे कहा जाता है। प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इसे कहा जाता है। उसके बाद प्रतिवादी अनुक्रिया सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। बेसिकली जब भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो अनुबंधन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जो पावलव के थ्योरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अनुकूलित अनुबंधन। दूसरा होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कि स्किनर के संदर्भ में पढ़ा जाता है ना, उसे हम प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। तो आज की क्लास में सबसे मुख्य बात ये पढ़ाई जाता है। अनुबंधन शब्द के जनक हमने पढ़ लिया, स्किनर हैं। अनुबंधन के जनक कौन है? पावलव हैं। सिद्धांत पूछ ले तो भी पावलव हैं। व्यवहार शब्द के जनक विलियम मैकडूगल हैं। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में विशेष क्या है, अब देखिएगा, पूरा पावलव पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है, अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? अनुबंधन यानी कंडीशनिंग कितने प्रकार का होता है?
कितने प्रकार का होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आएगा आपके, है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। तो अनुबंधन बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमेशा दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक होता है प्राचीन अनुबंधन, इसे परंपरागत भी कहते हैं अनुबंधन, यानी ट्रेडिशनल कंडीशनिंग। ये होता है आपका ट्रेडिशनल। ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें सीधी सी बात यह है, इसमें उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया स्वतः ही होती है। अनवांटेड बिहेवियर इसमें होता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं? इसका सीधा सीधा अर्थ अगर आप लगाएं तो इसका मीनिंग होता है अनैच्छिक क्रिया से। किससे होता है? अनैच्छिक क्रिया से, अनैच्छिक क्रिया या व्यवहार से। अब अनैच्छिक यानी अनवांटेड, अनवांटेड। अब ये अनवांटेड ऐसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल सिखा देता हूं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा ताकि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल, आंधी या तूफान, आंधी या तूफान चलने पर या आने पर, आने पर आंखों का बंद होना, आंखों का बंद होना अनैच्छिक क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको माय डियर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। कैसे बनेंगे आप देख लीजिएगा। सुनिए भाई, आंधी चली और आंधी के साथ, तूफान के साथ मिट्टी उड़ती है, ठीक है, मिट्टी उड़ती है। और जैसे ही मिट्टी उड़ती है तो मिट्टी से बचने के लिए आपकी आंखें, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। भले ही आप गाड़ी चला रहे हैं, भले ही आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंधी चलती है, मिट्टी उड़ती है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, भले ही एक्सीडेंट हो जाए, भले ही एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं हेलमेट का ग्लास लगा के चलाइए, या चश्मे या गूगल्स पहन के गाड़ी ड्राइव कीजिएगा अगर बाइक ड्राइव कर रहे हैं आप, क्योंकि मिट्टी के उड़ने से आंखें स्वतः ही बंद होती हैं और स्वतः बंद होने की जो प्रक्रिया है वो अनैच्छिक प्रक्रिया है। भाई, जब हम लोग स्कूलिंग में पढ़ते थे, एकेडमिक लाइफ हमारी हुआ करती थी, जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी ना, लास्ट वाला जैसे ही घंटा बजता था तो घंटा बजते ही अपने बैग्स को पैक करना क्या था? 100% प्राचीन अनुबंधन था, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग है, ये होता ही है, ऐसा ही होता है। तो अनुबंधन जिंदगी में दो ही प्रकार का होता है। एक, कोई भी उद्दीपक के प्रति जब आपकी क्रिया ना चाह कर भी, आप चाहते नहीं है कि ऐसा हो, उसके बावजूद भी होती है, अनैच्छिक होती है, अनवांटेड बिहेवियर होता है, उसे हम शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन के नाम से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? जैसे आपके पैर में कांटा चुभते ही पैर का तुरंत वहां से हटा लेना, क्योंकि मस्तिष्क को सूचना पहुंचती है, मस्तिष्क ऑर्डर करता है उस शरीर के उस पार्ट को कि पैर को वहां से हटा लो। अनुबंधन है कौन सा? शास्त्रीय, प्राचीन, ट्रेडिशनल, परंपरागत।
क्लियर। लेकिन दूसरा अनुबंधन क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऐच्छिक क्रिया पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ऐच्छिक क्रिया पर आधारित। इसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्या कहते हैं बेटा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दूसरा होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था भाई, इसको आरएस थ्योरी में पढ़ा जाता है। इसके प्रतिपादक स्किनर हैं। कौन है, स्किनर हैं। स्किनर कहना चाहते हैं कि इसका संबंध सीधे सीधे तौर पर किससे होगा, इसका सीधा संबंध होगा ऐच्छिक क्रिया से, ऐच्छिक क्रिया या व्यवहार। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, इसको वांटेड बिहेवियर कहते हैं। वांटेड बिहेवियर यानी जब हम चाहते हैं तब ऐसा करते हैं। अच्छा, कैसा टाइम है, नींद आता है, कोई बात नहीं, सो भी लिया करो, है ना, फिर बाद में पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम। वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर हम बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ाते हैं, मस्त मूड में पढ़ाते हैं, इसीलिए। बाकी सुबह शाम बहुत सारे इधर उधर के ट्राइफल्स में आप और हम सब फंसे होते हैं ना, इस कारण तो ये वाला टाइम हमने बस सोचा कि आपका थोड़ा सा सोने का समय भी कम हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा सोएंगे तो बहुत ज़्यादा खो देंगे, है ना, और ज़्यादा जागेंगे तो उतना ही अधिक पालेंगे, इसीलिए ये वाला टाइम बेस्ट रखा गया। प्रिया दुबे जी वेलकम आपका। चलिए, हाँ पांडे जी, देखिए तो इसके एग्जाम्पल्स अपन पढ़ें क्या, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि चलाना सीखना, चलाना सीखना, ये आपका क्या है, निश्चित तौर पर कौन सा अनुबंधन है भाई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। कौन सा अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। निश्चित तौर पर याद रखना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ऐच्छिक क्रिया, हम जब चाहते हैं तभी चलाते हैं ना, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने मोबाइल उठाया वो अपने आप चलने लग गया, नहीं, नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। ऑटोमेटिक नहीं होता, स्वतः ही नहीं होता, अनवांटेड नहीं होता, ये वांटेड होते हैं। जिनको या जिनमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, हम मोबाइल चलाना, टेप रिकॉर्डर चलाना, आप टीवी चलाना, रिमोट चलाना, ये सारे के सारे, चहलकदमी करना, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, आंधी चलने पर, आंधी, ओ ग्रेट, चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ, आंधी या तूफान चला और आंखों में मिट्टी चली गई। समझना ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आंधी तूफान चलने पर और आंखों में मिट्टी जाने पर आंखों का बंद करना कौन सा अनुबंधन है। अब आंखों में मिट्टी जा चुकी है, अब आप आंखें खोलें या उन्हें बंद करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आंधी के चलते ही आंखों का स्वतः ही बंद होना, वो आपकी प्रतिवर्ती अनैच्छिक क्रिया थी, जो पावलोव का सिद्धांत। सेम एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में माय डियर, और वहीं से क्वेश्चन बनता है। इसीलिए पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे तो आपका स्कोर लोगों से अलग होगा, अच्छा होगा। तो आई थिंक अनुबंधन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, समझ में आ गया होगा।
निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। तो यही चीज यहां पर आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। ओके, तो सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि प्राचीन अनुबंधन में अनैच्छिक वांटेड डिस्क्लोज होता है, दिखाई देता है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आपका ऐच्छिक बिहेवियर डिस्क्लोज होता है, दिखाई देता है। यहां पर आप चाहकर कोई काम करते हो, यहां पर ना चाहते हुए भी वो काम होता ही है ना, होता ही है, निश्चित तौर पर होता ही है। यानी भोजन को देखकर भूखे प्राणी द्वारा लार का गिरना कौन सा है, निश्चित तौर पर प्राचीन अनुबंधन है। लेकिन आप समझिए, लेकिन भोजन पेट भरा हुआ है, उसके बाद भोजन आपके सामने है, तो आपका खाना ना खाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, फिर आपकी लार नहीं गिरेगी। दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार और इंपॉर्टेंट है कि अनुबंधन कितने प्रकार का होता है बेटा। हमेशा 2 टाइप्स के अनुबंधन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अनुबंधन? जिंदगी में 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेकिन होते कौन कौन से हैं ये आज की क्लास में हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं। यहां पर पावलव का प्रयोग, ये आप सीख लीजिएगा, इसमें कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। पावलव का प्रयोग, अब पावलव का जब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं तो एक सुंदर सा आप एक पिक्चर बना सकते हैं यहां पर चाहें तो। एक ऐसा पिंजरा जिसमें एक डॉग है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आप पिक्चर बना लेना, एक डॉग का सुंदर पिक्चर बना लेना। ओके गौरव जी, ठीक है। चलिए देखिए, तो ध्यान से पढ़िएगा, ये डॉग है। अब इस प्रयोग के दौरान इन्होंने 3 तरह के स्टेप्स को काम में लिया। कितने तरह के स्टेप्स को? 3 तरह के स्टेप्स को। पहला नंबर 1 है प्रयोग से पहले की अवस्था, प्रयोग से पूर्व की अवस्था। भाई ये क्वेश्चन आईपी पावलव का प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे, है ना, बिफोर द एक्सपेरिमेंट। आईपी पावलव का क्वेश्चन किसी भी पीजीटी लेवल के एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है ना, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, लेडी सुपरवाइजर हो, पीजीटी हो, है ना, पीजीटी लेवल का हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एवरीथिंग, सभी जगह पूछा जाएगा। इवन पीआरटी और टीजीटी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यूजीसी नेट लेवल में भी पूछा जाता है यहां से। दूसरा प्रयोग होता है, यानी दूसरी सिचुएशन है प्रयोग के दौरान। नंबर 2 प्रयोग के दौरान, यानी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के दौरान की अवस्था। 3 स्टेजेस हम लोग पढ़ रहे हैं, और तीसरी है आपकी प्रयोग के बाद। प्रयोग के बाद ये तीसरी अवस्था है। ठीक है ना, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको। हुआ क्या, इन्होंने आईपी पावलव ने एक कुत्ते पर जब प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया कहते हैं मतलब ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है ना, ऑपरेशन के द्वारा कुत्ते की जो आहार नलिका है, जिसे पेट्रोटिड ग्रंथि कहते हैं, उस पेट्रोटिड ग्रंथि जो कि उसके गले से जाती है, जिससे उसका भोजन अंदर जाता है,
और फिर वो अंदर जाकर के आमाशय में उसकी पाचन क्रिया होती है। तो उस प्रोसेस में यानी जो आहार नलिका थी, जो भोजन की नलिका थी, उस भोजन की नलिका जिससे भोजन अंदर जाता है, पैट्रोटिड ग्रंथि से ऑपरेशन द्वारा एक प्लास्टिक की नली जोड़ दी। ठीक है, हाँ ठीक है, पैट्रोटिड ग्रंथि से एक पाइप को जोड़ दिया गया और उस पाइप को जोड़ करके सीधा यहां पर रखे हुए एक कांच के जार में लगा दिया गया। यानी यहां पर एक कांच का जार रखा हुआ है। ठीक है बेटा, इस कांच के जार में यहां पर लगा दिया गया। अब देखिए हुआ क्या कि पहली बार जब कुत्ते के सामने यहां से भोजन लाया गया, क्या लाया गया? भोजन लाया गया। भोजन लाया गया तो चूंकि ये कुत्ता जो है वो 3 दिन से भूखा था। ये डॉग कैसा था? 3 दिन का भूखा कुत्ता था। और जब इस डॉग के सामने यहां पर भोजन लाया जाता है तो यहां पर एक मिरर लगा होता है। यहां पर एक क्या लगा होता है बेटा? मिरर। एक मिरर लगा होता है, कांच लगा होता है। उस कांच में जैसे ही कुत्ते को भोजन दिखाई देता है तो कुत्ता लार गिराता है। क्या करता है बेटा? लार गिराता है। और ये लार का गिराना क्या है? अनुक्रिया है। अनुक्रिया है। या प्रतिक्रिया है। अब ये आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा। जब भोजन चूंकि स्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, तो अनुक्रिया कौन सी? प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? प्रतिक्रिया। अनुक्रिया तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होती है, लेकिन स्वाभाविक उद्दीपक, अब ये भोजन, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि ये भोजन क्या है, भोजन के 3 से 4 नाम हैं। भोजन को पहला स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। भोजन कैसा होता है? स्वाभाविक उद्दीपक है। एक और नाम भोजन का अनानुबंधित उद्दीपक है। भोजन का एक और नाम, साइकोलॉजिकल नेम, अनानुबंधित उद्दीपक है। स्वाभाविक तो है ही। अरे भूखे प्राणी के समक्ष सामने अगर भोजन लाओगे तो वो उसके लिए नेचुरल स्टिमुलस हुआ, और नेचुरल स्टिमुलस के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। कैसी प्रतिक्रिया होगी? स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। और इसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो कि नेचुरल स्टिमुलस के प्रति हुई, इसको पावलव सीखना नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो प्राचीन परंपरा है, प्राकृतिक दशा है, ये तो नेचुरल स्टेज है, ये कोई सीखना नहीं है। अभी हम समझेंगे, पढ़ेंगे। भोजन को एक और नाम से हम पुकारते हैं, दैट इज UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। इसको कभी कभी डायरेक्ट US भी दे देता है एग्जामिनर। अनकंडीशनड S फॉर स्टिमुलस। यहां पर C का मतलब हमने कंडीशनड नाम से इसको ज्यादा बड़ा किया, इसको शॉर्ट कर दिया। इसका पूरे का मतलब, U का मतलब अनकंडीशनड, S का मतलब स्टिमुलस, इसका मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये भोजन के 3 नाम है। क्या नाम है? कितने नाम है? 3। अब प्रयोग को समझो। पहली अवस्था में क्या करता है पावलव? कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है, और जैसे ही कुत्ते के सामने, चूंकि वो भूखा है, भोजन आता है, तो वह लार गिराने की अनुक्रिया और प्रतिक्रिया प्रतिपादित करता है। तो ये लार का गिराना पहली अवस्था में, लार का गिराना पहली अवस्था में कैसा है बेटा? स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया। और आपको ध्यान होना चाहिए, अच्छा, स्वाभाविक अनुक्रिया को डायरेक्ट, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट ही प्रतिक्रिया लिख देता हूं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया, इसी को अनानुबंधित प्रतिक्रिया कहते हैं।
अनानुबंधित प्रतिक्रिया जो भोजन के प्रति हुई, और इंग्लिश में इसी को यूसीआर कहते हैं, यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, या फिर यूआर भी कह सकते हैं। तो पहले प्रयोग के दौरान से पहले ये बातें आप सीख लो, समझ लो, ताकि जीवन भर गलती ना हो पावलव के क्वेश्चन में। फिर इसके एक्सपेरिमेंट्स समझने के बाद मैं आपको बाकी चीजें समझाऊंगा। देखिए, अब प्रयोग से पहले की स्थिति क्या कहती है कि इस कुत्ते के सामने ये प्रयोग 3-4 बार दोहराया गया, सीधा भोजन लाया गया, कुत्ते को भोजन इस मिरर में दिखाई देता है और देखते ही कुत्ते के मुंह से लार आती है। वह लार इस नलिका से होकर, इस नली से होकर के सीधे इस जार में इकट्ठी होती है। माना कि कुत्ते ने पहली बार में 5 ग्राम लार गिरा दी। कितनी ज्यादा हो गई ये तो, कितनी गिरा दी? 5 ग्राम। फिर कुत्ते के सामने दोबारा भोजन लाया गया, फिर से भोजन आया, कुत्ते ने फिर 5 ग्राम लार गिरा दी। फिर तीसरी बार भोजन लाया गया, कुत्ते ने फिर 5 ग्राम लार गिरा दी। लेकिन पावलव ये कहते हैं कि ये संपूर्ण चीज जो मैंने आपको समझाई है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना बेटा, ये प्रयोग जिसको समझ में आ गया पूरा पावलव कंठस्थ हो जाएगा। हुआ क्या कि पावलव ये कहना चाहते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया किसी भी हाल में सीखना नहीं है। क्या नहीं है? सीखना नहीं है। तो फिर क्या है? वो प्राकृतिक दशा है, स्वाभाविक अवस्था है, प्राचीन दशा है। इसको पावलव सीखना नहीं कहते, क्योंकि ये तो सभी के साथ होता है, नेचुरल सी बात है। एक भूखे प्राणी के सामने भोजन लाया जाएगा, एक प्यासे प्राणी के सामने पानी लाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वह उसके प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर देगा। बट दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज नॉट लर्निंग अकॉर्डिंग टू आईपी पावलव। ठीक है, तो फिर पावलव के अनुसार सीखना क्या है? पावलव के अनुसार सीखना नहीं है, तो इसको भी अपन नोट डाउन कर लेते हैं। यानी पहली अवस्था में, प्रथम अवस्था में क्या कहते हैं? प्रथम अवस्था को, फर्स्ट स्टेज को डिफाइन करते समय पावलव कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि यूसीएस, यूसीएस यानी भोजन के प्रति होने वाली लार गिराने की, ये क्या है? यूसीआर है। प्रतिक्रिया सीखना न होकर प्राकृतिक दशा है। प्राकृतिक दशा या अवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और अच्छी बात मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक सिर्फ ये काम किया है, सबसे पहले उसको क्या दिया? भोजन दिया, यूसीएस दिया। ठीक है, यूसीएस के प्रति अनुक्रिया कौन सी हुई? सिंपल सी, ये प्रयोग के दौरान का पहला फॉर्मूला सेट कर रहे हैं पर यूसीएस के दौरान उन्होंने, यानी कुत्ते ने
अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कैसी की, UCR। इसको पावलोव सीखना नहीं कहकर क्या नाम दिया, बराबर प्राकृतिक या स्वाभाविक दशा, या स्वाभाविक दशा या अवस्था। ये आ गया आपका आंसर। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, प्रयोग से पहले की अवस्था से ये निकल के आता है आपका पहला फॉर्मूला। समझ में आ गया सभी को। उसके बाद नंबर 2, अब प्रयोग के दौरान यहां पर वापस चलते हैं अपन। अब दूसरा प्रयोग, दूसरा क्या कहता है, देखो ध्यान से। यहां पर प्रयोग के दौरान क्या होता है, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा कि कुत्ते के सामने इधर से पहले घंटी की आवाज आती है। पहले क्या आती है, घंटी की आवाज, और फिर उसके तुरंत पीछे प्लस इधर से 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद पीछे से भोजन आता है। मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, चलिए इधर ही समझा देता हूं। दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था यहां पर समझते हैं। सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज में यहां पर डॉग है, ठीक है। अब इधर से पहले घंटी की आवाज आती है, फिर उसके तुरंत बाद पीछे से भोजन आता है। क्या आता है, भोजन आता है। और यहां पर घंटी और भोजन के बीच में थोड़ा सा अंतराल है, यहां पर समय है। ये टाइमिंग जो है ना, ये वाला टाइमिंग 2 सेकंड का है। कितने का है, 2 सेकंड। अधिकतम 5 सेकंड हो सकता है, अधिकतम 5 सेकंड्स हो सकता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है बेटा। अधिकतम 5 सेकंड, 2 से 5 सेकंड, तो मैंने 2 ही सेकंड लिखा है। 2 सेकंड का टाइमिंग सबसे आइडियल टाइम है, ठीक है। तो आप यहां पर अब देखिएगा हुआ क्या, पहले घंटी की आवाज, सिर्फ ध्वनि, घंटी की ध्वनि, घंटी नहीं दिखाई देगी, सिर्फ घंटी की आवाज कुत्ते के कानों में आएगी। पहले घंटी बजी, फिर भोजन आया। इसी प्रयोग को फिर दोहराया, पहले यहां पर घंटी की फिर आवाज आई, पीछे से भोजन आया, भोजन आया। कितने सेकंड बाद, सिर्फ 2 सेकंड बाद, सिर्फ 2 या 3 सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद, ठीक है। घंटी बजी, 2 सेकंड बाद भोजन आ गया। फिर वापस ये प्रयोग दोहराया इसी प्रकार, पहले घंटी की आवाज, फिर 2 सेकंड लगाए, और फिर इधर से भोजन आया। ये प्रयोग कितनी बार, कई बार दोहराया गया। जब फिर कुत्ते ने, एक चीज कुत्ते के मस्तिष्क में स्थापित हो गई कि यार जब घंटी बजती है ना तभी भोजन आता है, तभी भोजन आता है। तो कुत्ते ने घंटी के साथ अपने भोजन का एक साहचर्य संबंध स्थापित कर लिया। कौन सा संबंध स्थापित कर लिया, साहचर्य संबंध। इसी को हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, सीखने के नियमों में, गौण नियमों में एक सीखने का नियम था जिसका नाम था साहचर्य का सीखने का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। जब हम लर्निंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे थॉर्नडाइक के अनुसार, तो उसमें एक ही प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि आईपी पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत का जन्म थॉर्नडाइक के साहचर्य के गौण नियम से हुआ है। ये बात आप खोपड़ी में इंसर्ट कर लीजिए, ध्यान रखिए गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो एक पहली बात यहां पर मैं लिख देता हूं, साहचर्य के नियम से प्रभावित है पावलोव का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन। नंबर 2, दूसरी बात, दूसरा फैक्ट पता करते हैं। देखिए बेटा हुआ क्या, यहां पर पहले घंटी बजी, फिर भोजन आया, घंटी बजी, भोजन आया। कुत्ता वही की वही काम करता रहा। क्या काम करता रहा, अरे भाई लार प्रॉपर गिराता रहा, है ना, लार।
पहले 5 ग्राम गिराई, फिर दोबारा भी 5 ग्राम गिरा दी, तीसरी बार भी 5 ग्राम गिरा दी, यानी कुत्ता उतनी ही लार गिराता रहा, उसी क्वांटिटी में, उसी मात्रा में। माना, ऐसा मैं मान रहा हूं कि 5 ग्राम, हमने एक डिसाइड कर लिया, एक क्वांटिटी को फाइनल कर लिया कि 5 ग्राम मान लेते हैं। अब ध्यान रखना, अच्छा, लार गिराना अभी भी स्वाभाविक अनुक्रिया है, लेकिन यहां पर ये जो घंटी है, घंटी, बेटा ये घंटी की आवाज यानी घंटी की ध्वनि जो है, ये क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है भाई? अस्वाभाविक। क्या घंटी को खाया जा सकता है? नहीं, वो तो अस्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। नंबर 2, इस घंटी को हम अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में। अनुबंधित उद्दीपक, वो अनानुबंधित था, ये अनुबंधित उद्दीपक है। गलत मत करना, मत पढ़ना, ठीक है। ये घंटी कौन सा है? CS है, कंडीशनड स्टिमुलस, CS, नॉट UCS। UCS तो भोजन है, लेकिन घंटी सिर्फ CS है, कंडीशनड स्टिमुलस है। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या? देखो बेटा, यहां पर एक फॉर्मूला बनकर आया, हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, नंबर 2 वाला फॉर्मूला यही है। सबसे पहले क्या किया? हमने घंटी बजा दी, CS दे दिया, ठीक है, दे दिया, प्लस उसके बाद हमने कितना टाइम लिया? 2 से 5 सेकंड का टाइम ले लिया, ये ले लिया। फिर हमने क्या दिया? प्लस भोजन दिया, मतलब UCS दे दिया। हमने क्या दे दिया? UCS दे दिया। फिर उसके बाद यहां पर अनुक्रिया कौन सी हुई भाई? UCR हुई, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। इसी को पावलव अनुबंधन कहते हैं। इसी को पावलव क्या कहते हैं? साहचर्य या विलंबित अनुबंधन कहते हैं। विलंबित अनुबंधन कहते हैं। ये एक नया नाम दे दिया मैंने, विलंबित अनुबंधन। एक्चुअली विलंबित यानी डिलेड कंडीशनिंग क्यों नाम दिया? बेसिकली इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि यहां पर ये जो 2 से 5 सेकंड का जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग के कारण, क्योंकि ये टाइमिंग साथ साथ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि घंटी और भोजन साथ आए, नहीं, थोड़ा सा विलंब हुआ, थोड़ा सा डिले किया। कितने सेकंड? 2 से 5 सेकंड। घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, तो उसके बीच में थोड़ा सा डिले किया। इस डिले के कारण इस कॉन्सेप्ट का नाम पावलोव ने विलंबित अनुबंधन रख दिया, और इसी प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ सीखना कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ सीखना यही है IP पावलोव के अनुसार, यानी सबसे अच्छा अनुबंधन का प्रकार पावलोव के अनुसार। प्राचीन अनुबंधन 4 प्रकार का होता है, अभी पढ़ाएंगे, वो भी टॉपिक है। प्राचीन अनुबंधन, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है सहकालिक, दूसरा होता है डिलेड, पहला होता है सिमल्टेनियस, दूसरा होता है डिलेड, तीसरा होता है ट्रेस, और चौथा होता है आपका बैकवर्ड। These are the 4 types of traditional conditioning according to IP Pavlov. So this is very simple. उनमें से सबसे बेस्ट जो कंडीशनिंग है ट्रेडिशनल कंडीशनिंग की, वो है डिलेड कंडीशनिंग। इसीलिए आपको ये वाला क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रखना है। तो दूसरी अवस्था हम लोगों ने पढ़ी, और दूसरी अवस्था में हमने यही सीखा कि जो घंटी बजी, अब कुत्ता इस घंटी और भोजन के बीच क्या कर लेता है? साहचर्य संबंध बना लेता है। कौन सा संबंध? साहचर्य संबंध बना लेता है। और ये साहचर्य संबंध ही यहाँ पर निश्चित तौर पर कुत्ते की प्रतिक्रिया, जो कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लार गिराना, वो संपादित होती है। इसीलिए हमने फॉर्मूला बना दिया, पहले घंटी बजाई यानी CS दिया, फिर उसके बाद 2 से 5 सेकंड का समय लिया, ठीक है, उसके बाद हमने भोजन दिया, फिर
कुत्ते के द्वारा जो प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई वो यूसीआर थी, और इसी को विलंबित अनुबंधन यानी प्राचीन अनुबंधन का एक पार्ट विलंबित अनुबंधन कहा गया, और इसी को आईपी पावलोव सर्वश्रेष्ठ सीखना कहते हैं। तो ये कौन सी अवस्था थी बेटा? प्रयोग के दौरान की अवस्था थी। कौन सी अवस्था? प्रयोग के दौरान की अवस्था। क्या बात है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वेरी एक्सीलेंट। मतलब आपकी नींदें जो है ना वो गड़बड़ हो गई है ना, लेकिन पढ़ने का मजा आना चाहिए, बस कभी भी पढ़ो। चलिए, तो ये हो गया। अब तीसरा और पढ़ लेते हैं, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, और ये बड़ी सरल है, ये बड़ी ही सरल है। हुआ क्या, इसमें तो पावलोव ने सारा सिस्टम ही उल्टा कर दिया, ठीक है ना, सारा सिस्टम ही उल्टा कर दिया। ये हुआ कि इधर से घंटी की आवाज आई, घंटी बजाई गई और कुत्ते ने लार गिरा दी। लार गिरा दी कितनी? 5 ग्राम। वाह। अब कुत्ते ने सोचा कि घंटी बजते ही भोजन आने वाला है, घंटी बजते ही क्या आने वाला है? भोजन। लेकिन भोजन दिया ही नहीं, भोजन तो दिया ही नहीं। अब क्या हुआ, फिर वापस घंटी बजाई गई। कुत्ते ने सोचा यार घंटी बजाते हैं, भोजन देते नहीं है, तो अब की बार लार जो है ना वो 4 ग्राम हो गई। कितनी हो गई? 4 ग्राम हो गई। फिर घंटी बजाई, फिर घंटी बजाई, इस बार लार 3 ग्राम ही हो गई। फिर घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, अस्वाभाविक उद्दीपक की बार बार 2 ग्राम हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक दिए जाने पर, बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक दिए जाने पर लार गिराने की अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप या विलीनीकरण कहलाता है, यानी एक्सटिंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर? एक्सटिंक्शन। याद रखो। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं इसको, आप समझ भी जाना। बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी दिए जाने पर अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का, अनुक्रिया का बंद होना, बंद होना विलोप कहलाता है। विलोप या विलीनीकरण कहलाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। विलीनीकरण, इंग्लिश में एक्सटिंक्शन, कहलाता है। बड़ा सरल सा सवाल है, इसका एग्जाम्पल आपको पढ़ें तो आप सीखने को मिलेगा। देख लीजिएगा, हम बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा ये सीख लीजिएगा। 3 नंबर का है, ये है आपका, आपने क्या दिया? CS यानी घंटी बजाई, ठीक है। उसके बाद प्लस अनुक्रिया कौन सी हुई? CR हुई। क्या हुई? CR। और यहां पर वो कुत्ते ने क्या कर लिया था? अनुबंधन स्थापित कर लिया था। इसको अनुबंधन की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि कुत्ते ने समझ लिया, जान लिया कि जब घंटी बजती है तभी भोजन आता है, घंटी बजती है तभी भोजन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CS जब होता है, केवल अस्वाभाविक उद्दीपक जब दिया जाता है तो अनुक्रिया भी अस्वाभाविक यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। अभी तक तो आप UCR कर रहे थे, मेरी एक बात खोपड़ी में इंसर्ट कर लो लाइफ टाइम के लिए। जहां पर स्वाभाविक उद्दीपक आ गया ना, वहां पर तो अनुक्रिया भी स्वाभाविक होगी, लेकिन जहां पर स्वाभाविक उद्दीपक हटा दिया तो अनुक्रिया स्वाभाविक नहीं होगी, बदल जाएगी, फिर वो अस्वाभाविक अनुक्रिया बन जाएगी।
ठीक है, तो यहां CR का मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया से है, कंडीशन रिस्पॉन्स से है, इसका मतलब अस्वाभाविक। और अस्वाभाविक मतलब अनुबंधित अनुक्रिया, ऐसे पढ़ लीजिएगा इसको, तो कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर आपको। ये आपका प्रयोग के बाद की स्थिति है। तीसरी स्थिति है जहां पर कुत्ते के सामने भोजन बिल्कुल नहीं दिया जाता, सिर्फ घंटी बजाई जाती है और कुत्ता फिर भी लार गिराता है। दुनिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक मदारी जब भालू का खेल दिखाता है, बंदर का खेल दिखाता है, तो अपना डमरू जैसे जैसे बजाता है वैसे वैसे भालू या बंदर डांस करते हैं। जैसे डमरू बंद कर देता है वो बंद हो जाते हैं। अनुबंधन है, इसे ही हम अनुबंधन कहते हैं। अस्वाभाविक डमरू अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक नहीं है, उसको खाने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो डांस करता है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। तो एक प्रश्न आपका बनेगा, अधिगम के किस सिद्धांत में पशुओं को प्रशिक्षण, सर्कस आदि के पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो यही सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा, लॉयन को, एलिफेंट को, एक मदारी जॉगलर जो है वो अपने इशारों पर, अपने स्टिक के इशारों पर डांस करवाता है। आश्चर्य की बात है, ठीक है, यही क्या है। तो यहां पर मीनिंग क्या है इसका, मेरा मतलब यही है, वही चीज एक टीचर के क्लास में आती है। ये एग्जाम्पल्स लाइफ टाइम याद रखना। टीचर जैसे ही क्लास में आता है, तो क्लास में आया नहीं है अभी, तो उसकी कदमों की आवाज ही आई है, उससे पहले ही बच्चों का खड़ा होना अनुबंधन है। आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जैसे कुछ लोग जानवरों को, कुत्तों को आदि को भोजन डालने जाया करते हैं डेली। तो जैसे ही वो टाइम होता है और जैसे ही उनकी गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है, तो वो सारे कुत्ते वहां पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। अनुबंधन है। ना चाहते हुए भी वांटेड अनवांटेड बिहेवियर का होना, उद्दीपक के दिखाई देते ही अनुक्रिया का प्रतिपादित होना, प्रतिक्रिया का प्रस्तुत होना, अनुबंधन कहलाता है। आईपी पावलोव, इसी को सीखना। आपने देखा होगा कई बार कि एक बार एक और अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति जो डेली अपने ऑफिस जाया करता था, रूटीन वही था, उनकी माँ घर के लेफ्ट कॉर्नर में उनके शूज रखा करती थी, वहाँ से वो शूज पहन करके अपने ऑफिस जाया करते। हुआ क्या, इस बार दिवाली आई और दिवाली को साफ सफाई घर की तो शूज की जगह को चेंज कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति जब भी ऑफिस निकलता पहले वो लेफ्ट कॉर्नर में जाता। क्यों? क्योंकि उस लेफ्ट वाले कॉर्नर के साथ अनुबंधन हो चुका था, जुड़ चुके थे, कंडीशनिंग बन चुकी थी। ऐसी स्थिति को अनुबंधन की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है माय डियर? अनुबंधन की स्थिति। तो ये अनुबंधन के संदर्भ में यहां 3 प्रयोग यानी 3 स्टेप्स को फॉलो किया मिस्टर आईपी पावलोव ने। किसने किया बेटा? आईपी पावलोव ने। क्लियर हो गया सभी का? तो ये पहला चीजें आपको समझाई मैंने। अब देखिए, इस प्रयोग के दौरान कुछ टर्म्स और पूछता है, वो टर्म्स हमको पढ़नी चाहिए और साथ में फिर पढ़ेंगे हम लोग इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपोर्टेंस। क्या पढ़ेंगे? एजुकेशनल इंपोर्टेंस। देखिए माय डियर, लेकिन जब हम इस टर्म्स की बात करते हैं तो इसके 4-5 टर्म्स हैं। एक तो होता है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, दूसरा होता है स्टिमुलस डिफरेंशिएशन, उद्दीपक विभेदीकरण, एक होता है विलोप जो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया।
ठीक है ना, एक आपका विलोप होता है। तो ऐसी स्थिति की बात जब हम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो, ध्यान से देखो, इसकी कुछ विशेष शब्दावली जिनके क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। विशेष शब्दावली, ये पावलोव की कंसेप्ट से क्वेश्चन यहां से बने हैं बहुत अच्छे लेवल के पीजीटी और यूजीसी नेट के जैसे एग्जाम्स में। क्या बने हैं देखिए ध्यान से। पहला, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? एक क्वेश्चन तो यही बनता है, उद्दीपक सामान्यीकरण है क्या? एक क्वेश्चन, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। ठीक है, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उद्दीपक सामान्यीकरण। जब अधिगमकर्ता किन्हीं दो उद्दीपकों में, जब अधिगमकर्ता किन्हीं दो उद्दीपकों में समानता स्थापित कर ले, समानता स्थापित कर ले, जब अधिगमकर्ता किन्हीं दो उद्दीपकों में समानता स्थापित कर ले। कैसे समानता स्थापित कर ले? वेरी इंपॉर्टेंट, समानता स्थापित करना, सिमिलरिटी। जैसे आईपी पावलोव का जो कुत्ता है, ध्यान से समझना, जब पावलोव प्रयोग में घंटी बजाते हैं तो लार गिरा देता है, और वैसी ही घंटी की आवाज जब हमारी घंटी, मंदिर की घंटी की आवाज आए और उसको वैसी ही लगे, तब भी वह क्या कर देता है? लार गिरा देता है। तो यानी दोनों घंटियों की आवाज में सिमिलरिटी के आधार पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना उद्दीपक सामान्यीकरण है। उद्दीपक तो दो हैं, एक तो मंदिर की घंटी की आवाज है और दूसरी पावलोव की घंटी की आवाज है, लेकिन दोनों घंटियों की आवाज के प्रति सेम प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना उद्दीपक सामान्यीकरण है। क्लियर हो गया बेटा? बड़ा सिंपल है, आसान है। नंबर 2, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसके। मंदिर की घंटी व स्कूल की घंटी पर समान प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना उद्दीपक सामान्यीकरण है। पता है, ऐसा बहुत बार हुआ था जब हम एकेडमिक लाइफ में पढ़ा करते थे 6, 7, 8 में। तो क्या होता था, कई बार मंदिर की घंटी नहीं दोपहर को, अक्सर सुबह शाम मंदिर की घंटी बजती है, लेकिन कभी कभी दोपहर को जब घंटी बज जाती थी ना मंदिर की, जो स्कूल के पास मंदिर हुआ करता था, तो पता हम सोचते थे अरे यार छुट्टी होने वाली है, और फटाफट बैग पैक कर लेते थे। मंदिर की घंटी बजते ही बैग पैक कर लिया हम लोगों ने। क्या हुआ? ये उद्दीपक सामान्यीकरण हुआ। हमने मंदिर की घंटी की समानता किससे? अपने स्कूल की घंटी से कर ली, और हमने सेम प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दी, सिमिलर प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दी। दैट इज स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसी को उद्दीपक सामान्यीकरण के नाम से पढ़ा जाता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, दूसरा है उद्दीपक विभेदीकरण। एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, उद्दीपक विभेदीकरण। ये भी अच्छा चैप्टर है, और ये शब्दावली आपको पढ़ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए हमेशा के लिए, ये काम आएगी। उद्दीपक विभेदीकरण सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स हैं ये पावलोव के सिद्धांत के। उद्दीपक विभेदीकरण यानी स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। ये क्या है?
असमान उद्दीपकों के प्रति असमान प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना। मतलब समझो, गजब का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। मंदिर की घंटी बजने पर लार नहीं गिराना, लेकिन पावलोव के प्रयोग की घंटी बजने पर कुत्ते के द्वारा लार गिराना। यानी दोनों उद्दीपकों में है तो दोनों घंटियों की आवाज, लेकिन दोनों में अंतर स्थापित करना, डिफरेंशिएशन करना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। वेरी सिंपल, क्लियर? तो यानी एक घंटी की आवाज पर तो प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना लार गिराने की, लेकिन दूसरी घंटी की आवाज पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं करना, यानी दो उद्दीपकों में डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है। अब एक और टर्म यहां पर बचता है हमारा अंतिम, और तीसरा टर्म है हमारा स्वतः पुनर्प्राप्ति, जिसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। स्वतः पुनर्प्राप्ति। स्वतः पुनर्प्राप्ति, ऑटो रिकवरी भी कहते हैं इसको। ऑटो रिकवरी भी कहा जाता है स्वतः पुनर्प्राप्ति। ये क्या है देखिएगा, बिना बहुत समय बाद बिना किसी प्रयास के उस क्रिया अथवा व्यवहार की पुनः प्राप्ति होना। कई बार ऐसा देखा गया है कि पावलोव का कुत्ता जो घंटी के बजने पर उस समय लार गिराने की प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर रहा था, और ये कार्य बहुत समय तक नहीं हुआ, कई सालों तक नहीं हुआ, बहुत समय गुजर गया, बीत गया, लेकिन एक दिन उसी कुत्ते के कानों में फिर से वैसी ही घंटी की आवाज आई और उसने समझा कि भोजन आ गया है और उसने प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर दी। इसे स्वतः पुनर्प्राप्ति कहते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति से आप बहुत टाइम बाद मिलते हो और मिलते ही, है ना, जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है तो आपको अपने आप ही बिना याद करे, बिना मेहनत के, बिना प्रयास के पूरा सीन याद आ जाता है, पूरा पिक्चर याद आ जाता है। इससे हमारे साइकोलॉजी की भाषा में आईपी पावलोव के अनुसार अनुबंधन की प्रक्रिया में ऑटो रिकवरी या स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्प्राप्ति के नाम से जाना जाता है। जिंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं। वो चेहरा दिखाई देते ही हम अपने पूरा का पूरा पिक्चर बन जाता है, सीन याद आ जाता है। इसे ही बिना प्रयास के, आपने कोई प्रयास नहीं किया, उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसके बावजूद भी आप संपूर्ण चीजों को फिर से एक बार क्या करते हो, पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन बन जाता है। इसे आईपी पावलोव के इस अधिगम सिद्धांत में स्वतः पुनर्प्राप्ति के रूप में जाना और पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया? तो माय डियर, यहाँ तक कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने, और चौथा आपका होता है विलोप। क्या होता है बेटा? विलोप, एक्सटिंक्शन, विलोप। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बड़ा आसान है। क्या है कि बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने पर, बार बार अगर घंटी की आवाज करोगे तो कुत्ता सोचेगा पागल बना रहा है, भोजन तो देते नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। बार बार आप घंटी की आवाज, कुत्ता 1-2 बार गिरा देगा, 4 बार गिरा देगा,
लेकिन धीरे धीरे उसकी अनुक्रिया का बंद हो जाना। बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक की प्रस्तुति पर प्रतिक्रिया का बंद हो जाना, अनुक्रिया का रुक जाना विलोप या विलीनीकरण या एक्सटिंक्शन कहलाता है। दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर माय डियर्स? तो ये हमने अभी जस्ट पढ़ ही लिया था। इस प्रकार से ये 4 महत्वपूर्ण टर्म्स आईपी पावलोव के सिद्धांत में पढ़े जाते हैं और जाने जाते हैं। अब बचता है प्राचीन अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। वो मैं समझाऊंगा अपनी कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और साथ में इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। 2 चीजें इसकी बचती है। सिद्धांत बहुत बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। 100% आप किसी भी लेवल के एग्जाम में आप देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन बनता है। आपके सिलेबस में हाईलाइटेड मेंशन किया हुआ है आईपी पावलोव की लर्निंग थ्योरी को। क्लियर? और इसके फॉर्मूलेज को भी मैंने आपको समझा दिया। कल जब प्राचीन अनुबंधन के हम 4 प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम जान लेंगे कि वाकई प्राचीन अनुबंधन भी उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।